मतलब ये नहीं कि अभी सोना है, ठीक है ना, अभी पूरा चार्ज रहना है, पूरा चार्ज रहना है, ठीक है। डन। तो हम लोगों ने कितना तक लिया था लास्ट टाइम में, कोई रिमेम्बर आपको? हेलो सर वैक्यूम तक। सॉरी, अरे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है यार, ये तो बहुत बुरी चीज है। यू हैव टू आस्क मी, यू हैव टू टेल मी। वैक्यूल्स गोल्ड की हाँ, तो हम लोगों ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम शुरू किया था, पहला वैक्यूल पूरा किया ना हमने, यस यस सर। सर। वैक्यूल कंप्लीट। उसके बाद क्या पूरा किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा किया, यस सर। पूरा किया कि नहीं? नो सर। हाँ, ठीक है। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल ऐसे है कि जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आते हैं 4 ऑर्गेनेल। उसमें 4 ऑर्गेनेल, एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी apparatus, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है वैक्यूल। और ये चारों के चारों है ना, वो सिंगल बायलेयर से बने होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा जो है ना, वो डबल मेम्ब्रेन से बनते हैं, डबल मेम्ब्रेन से। लेकिन जो ये ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल है, वो सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुई है। ओके, तो दिस इज द फीचर ऑफ दिस, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने देखा वैक्यूल, कि वैक्यूल जो है ना, वो प्लांट में जनरली बड़े होते हैं, उसको सैप वैक्यूल बोलते हैं। प्लांट के साइटोप्लाज्म का 90% तक का हिस्सा वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और उसका जो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, वो बोलते हैं उसको टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सेल को जो चीज नहीं चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा एक्सीडरी प्रोडक्ट, कुछ सैप, सेल को जिसकी जरूरत नहीं है, वो साइटोप्लाज्म से चला जाता है वैक्यूल के अंदर वाया टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट के पास कोई एक्सीडरी सिस्टम नहीं है, तो प्लांट को जो सब्सटेंस नहीं चाहिए, जिनका एक्सक्रीशन करना है, तो बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, तो वो वैक्यूल में डंप करके रखते हैं। तो वैक्यूल इज लाइक अ डस्टबिन फॉर देम, ठीक है। एनिमल की सेल के अंदर वैक्यूल तो छोटे रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं रहते, इनकंस्पिकुअस होते हैं। जैसे कि अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल है, पैरामेशियम के अंदर ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और ये जो पैरामेशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, उसका फंक्शन है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस रहना चाहिए, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है पैरामेशियम के अंदर। देन इतना क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। यस। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस। यस सर। यस सर। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछता हूँ तो हर को कोई रिप्लाई, हर कोई को रिप्लाई करना चाहिए, यस सर। हर किसी को यस रिप्लाई सर। करना चाहिए, ठीक है। बाद में यस सर। ईआर हमने देखा कि नहीं देखा? कमान फास्ट। नो सर। यस सर। हेलो, नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है। नो सर। नो सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका इसमें दो शब्द है, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। मतलब साइटो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो न्यूक्लियस के पास होता है, और ये न्यूक्लियस से गुजर के अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी रह सकता है। मतलब इसका एक साइड न्यूक्लियस को अटैच होता है, हो सकता है, नहीं होता नहीं हर बार, लेकिन हो सकता है। और दूसरा दूसरा साइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी जुड़ सकता है। So it can extend, not always, it can extend from nucleus membrane to plasma membrane of the cell. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो 3 चीज से बनते हैं। एक तो हो गए सिस्टर्नी, दूसरे हो गए ट्यूब्यूल्स, तीसरे हो गए वेसिकल्स। सिस्टर्नी का मतलब क्या है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टैक से मतलब एक सैक है, उसके ऊपर दूसरी सैक है, उसके ऊपर दूसरी सैक है,
जैसे स्टैक्स, मतलब सपोज एक आपने कॉइन ले लिया, 1 रुपए का कॉइन, उसके ऊपर दूसरा कॉइन रखा, तीसरा कॉइन रखा, तो स्टैक्स हो जाता है, स्टैक्स। वैसे एक दूसरे के ऊपर वो रहते हैं, सैक, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी मतलब स्टैक ऑफ सैक्स, स्टैक्स ऑफ सैक्स। ओके, सैक जो है ना थैली जैसे रहते हैं उसके एक के ऊपर। दूसरे ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ऐसे रहते हैं, ट्यूब जैसे छोटे छोटे, उसमें कोई ब्रांच होता है या ब्रांच नहीं होता, और ऐसे राउंड राउंड रहते हैं ना, ओवल ओवल, उसको बोलते हैं वेसिकल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे 3 चीज से बनते हैं। एक तो होता है सिस्टर्नी, या होता है ट्यूब्यूल्स, और होता है वेसिकल्स। कितना डर है सबको? yes sir, Yes, यस sir. सर। डर है तो yes थम्स sir, अप कर देना बेटा, थम्स अप करेंगे। यस, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? Yes, sir. yes sir, यस सर। बाकी के बच्चे थम्स अप नहीं कर रहे, या आपको समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो, मैं फिर से बोल दूंगा। ऑल स्टूडेंट शुड बी इन टच, सब स्टूडेंट को इंटरेक्ट करना है और जवाब देना है, और जो भी समझ में Yes, नहीं sir. आ रहा है वो मुझे बोलना है। मुझे एक बताइए कि मैं जो बता रहा हूँ वो इजी लग रहा है ना आपको, या ऐसा हाईफाई लग रहा है बहुत सारा, हमारे से नहीं होगा ऐसा? नो सर, इजी लग रहा है। yes sir, हाँ, बोल दीजिए सर, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि डिफिकल्ट लैंग्वेज भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन डिफिकल्ट लैंग्वेज का स्टूडेंट को, मतलब प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी भी पढ़ाया है, मुझे पता है कि डिफिकल्ट लैंग्वेज में कैसे पढ़ाना है। लेकिन जो लैंग्वेज स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए ना, उसमें पढ़ाना है, उसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि सर आपका जो वे ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो मेरे को कुछ आपका गुस्सा नहीं आएगा, मैं अपने आप में सुधार कर लूंगा। क्योंकि कोई अगर स्टूडेंट बोल रहा है तो खाली फोकट तो नहीं बोलेगा ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बोलेगा, तो थोड़ा ही हमारा yes दुश्मन है। ठीक है, तो मैं तो मानता हूँ अगर स्टूडेंट को जो भी है ना वो मेरे को जो चाहिए तो नहीं, मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए नहीं, लेकिन स्टूडेंट को वो पसंद आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। पसंद मतलब समझ में आना चाहिए, उसको यूज होना चाहिए। मेरा नॉलेज ज्यादा है कम है ये तो अलग बात है, लेकिन आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को भी लगता है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। तो ये तो नीट का कोई मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो कोई राक्षस तो नहीं है। कोई भी आम बच्चा नीट को फोड़ सकता है। इसके लिए चाहिए उसका पूरा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। पूरा डेडिकेट होके पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है, और हार्ड वर्क के साथ पढ़ना है। उसमें उसका इंटेलिजेंस कितना है वो मायने नहीं रखता। इंटेलिजेंस कम भी है, किसी को ज्यादा रगड़ना पड़ता है, लेकिन वो रगड़ रहा है तो आगे जाएगा, डिफरेंटली आगे जाएगा। लेकिन कोई बस बोल रहा है कि मेरे को तो एक बार पढ़ने से आता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है, कितना भी आपका आईक्यू। तो आईक्यू की जरूरत नहीं है इधर, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, ना याद रखो। ठीक है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। ओके, सो इतना सबको क्लियर है? yes sir, Yes, sir. यस सर। Sure. Yes. उसके बाद आता है, Yes, sir. हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, पहले बाद में देखेंगे। तो मैंने देखा कि सपोज ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, जो भी है वो डीएनए वगैरह। न्यूक्लियोलस भी हो सकता है, या एक या दो। न्यूक्लियस में 2 होते हैं मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, अंदर का इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस का, वो कंटिन्यू है आरईआर में, वो कंटिन्यू है आरईआर में, आरईआर में। ओके, उससे मतलब ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन ना यहाँ से शुरू हुआ उसका आरईआर, तो मैंने ये सिंपल डायग्राम बना दी इधर एज ए स्केमेटिक, आपको पता होना चाहिए इसलिए। बुक का डायग्राम आप देख लेना, क्योंकि वही स्कैन करके आएगा एग्जाम में, उसका लेबल आएगा। देखो, सपोज ये सेल है कोई, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इनर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ऐसे बना देते हैं हम लोग,
जैसे डायग्रामेटिक कार्टून जैसे डायग्राम। और इसके ऊपर अगर राइबोसोम है तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसका सरफेस रफ बन जाता है, इसका सरफेस रफ बन जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये राइबोसोम है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उसके पास सपोज ये नहीं है, राइबोसोम उसके सरफेस के ऊपर नहीं है, तो ये हो सकता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऐसा रहता है, उसके कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स जैसे रहते हैं, ट्यूब्यूल्स जैसे, और वेसिकल्स रहते हैं। ये हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप डायग्राम देख लेना अच्छी तरह से एनसीईआरटी का और क्लियरली, ये तो मैंने डायग्रामेटिक लिखा, ठीक है। क्लियर इतना सबको, क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके। Sir. हाँ, तो क्या बोला मैंने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, वरुण कुमार क्या पूछ रहे हैं, सर नीट में कितना नंबर वन पास है? ठीक है बेटा, मैं आपको बाद में बोल दूंगा, अभी मुझे मैसेज कर देना आप, आले आंसर, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी हो गई है ना। अभी देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसका ही सोचो आप, इधर दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। एक ऐसा फिलोसॉफी, एक ऐसा बोलते हैं कि बी इन प्रेजेंट टेंस, मतलब क्या कि वास्तविकता में आप जी लो, जो भी अभी चल रहा है ना उसमें ही जी लो आप। उसका दूसरा मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अभी जो क्या हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो रहा है, तो अभी नीट में क्या मार्क्स क्या ये वो सोचना नहीं है आप, अभी इसका ही सोचना है आपको, ठीक है। ठीक है, आप सही सोच रहे हो, आपको पता चाहिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है उस क्वेश्चन का। अभी राइट टाइम क्या है, इसका है ये। अभी आप बाकी न्यूक्लियस के बारे में मत सोचो, अभी आप प्लाज्मा के बारे में मत सोचो, आप अभी ईआर के बाद भी सोचो। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब बी इन प्रेजेंट, अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज नाउ, इस क्षण में मुझे जीना है, ये इंस्टेंट में मुझे जीना है अभी, ठीक है ना। ओके, तो देखो मैंने मुझे आप मैसेज कर देना बाद में, अभी नहीं, बाद में व्हाट्सएप कर देना, आई आंसर यू, या कॉल भी कर सकते हो आप कल मुझे, ठीक है, मैसेज करके रखो आप, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक तो रफ और दूसरे स्मूथ, देखेंगे अभी क्या है। तो टाइप्स ऑफ ईआर दो है, ये देखो, ये जो ना रफ वाले हैं, ये जो है स्मूथ वाले हैं। तो रफ जो राइबोसोम होते हैं, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, तो उनके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, ओके। और राइबोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं स्मूथ में, तो ये इनका अपीयरेंस स्मूथ हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो तीन चीज से बने हैं, एक तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। और हमने बारीकी से देख लिया, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो उनमें मेनली सिस्टर्नी और वेसिकल है, ट्यूब्यूल्स कम है। मेनली क्या है, मेनली है उसमें सिस्टर्नी, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसे स्ट्रक्चर, और वेसिकल राउंड वाले स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन ये जो एससीआर है ना, उसमें मेनली क्या है, ट्यूब्यूल्स है, सिस्टर्नी नहीं है उसमें। देखो ये ट्यूब्यूल्स निकाले हमने, ये तो ऐसे बड़े बड़े थैली हो गए, ये ट्यूब्यूल्स हो गए, ये वेसिकल्स हो गए। तो एससीआर में मेनली ट्यूब्यूल्स है और वेसिकल है। तो वेसिकल दोनों में ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसमें ज्यादा है सिस्टर्नी, इधर है ट्यूब्यूल्स, कितना फर्क है, ओके। इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं लेकिन कम रहते हैं, आरईआर में ट्यूब्यूल्स कम रहते हैं, मेनली रहते हैं सिस्टम में, और उसमें तो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स रहते हैं एससीआर में। तो फंक्शन क्या है, देखो एनसीईआरटी में देखा है ना, दिया है उतना ही हम लोग अभी पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ईआर जो होते हैं वो सिस्टर्नी प्लस ट्यूब्यूल प्लस वेसिकल से बने हैं। उसमें भी आरईआर जो होते हैं वो सिस्टर्नी प्लस वेसिकल से बनते हैं, एसईआर जो होते हैं वो ट्यूब्यूल्स प्लस वेसिकल से बनते हैं। और आरईआर का फंक्शन दो लाइन में दिया है, दो सेंटेंस मतलब दो शब्द में दिया है एनसीईआरटी में।
एक दिया है वो बोलती है प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि आरईआर के सरफेस के ऊपर राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, उसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं वाया राइबोसोम, वाया राइबोसोम, वाया राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस वाया राइबोसोम, राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन को एक्चुअली बनाता राइबोसोम है, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम ईआर के ऊपर है, तो इसे प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर वाया राइबोसोम। और दूसरा होता है सिक्रीशन। तो दो फंक्शन है, प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन, फंक्शंस ऑफ आरईआर। और एसईआर क्या की सिंथेसिस ऑफ लिपिड और सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन, मतलब जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है फीमेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन है फीमेल हार्मोन, वो तैयार करते हैं स्पेसिफिक सेल, उनके अंदर एसईआर होते हैं। ठीक है, कितना क्लियर है आपको? फंक्शन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन क्लियर है Yes, तो sir. थम्स अप कर लेना, या Yes, आप sir. क्वेश्चन कर सकते हो, या मुझे पूछ सकते हो कि रिपीट करो या ये समझ में आया। अदरवाइज इफ यू हैव अंडरस्टूड देन यू प्लीज थम्स अप। यस, कम ऑन फास्ट। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चों का रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आ रहा है रिस्पॉन्स। नहीं मतलब हर किसी को थम्स अप करना जरूरी नहीं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो बेटा मुझे बोल दो सर प्लीज रिपीट, या मुझे समझ में नहीं आया। थम्स अप इज नॉट अ कंपल्सरी, आपको अगर हो रहा है तो ही करो, मुझे फोकट का नहीं चाहिए। आपको अगर हो रहा है तो करो, लेकिन कुछ तो कुछ करो यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे। हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए, हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी रिप्लाई चाहिए। यस धर्मेंद्र, या बाकी के बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा है ना बच्चे? 30 40 35 तक बच्चे हैं ना अभी लेक्चर में। हेलो, 31 बच्चे हैं Yes, ना? sir. Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. तो, तो अभी सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका रिप्लाई। हाँ यस, कमन फास्ट। समझ में नहीं आ रहा है तो वो रिप्लाई करो कि सर प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। समझ में आ रहा है तो ये दो। यस, कमन फास्ट दीपाक्षी। यस, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बोलो सर प्लीज रिपीट या प्लीज पढ़ाओ। यस, कमन फास्ट। सबके सबका रिप्लाई आना चाहिए, इतना तो हो सकता है ना सर, पढ़ाओ या थम्स अप, इतना तो रिप्लाई तो। मैं तो किसी को एमसीक्यू नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर बोल दो, इसका आंसर दे दो, ये तो नहीं पूछ रहा हूँ ना आपको क्वेश्चन में, या एक्सप्लेन कर लो, ये नहीं पूछ रहा हूँ। तो सबका इतना तो बनता है ना कि बाबा समझ में ना आया तो थम्स अप, नहीं आया तो सर नहीं आया, नहीं तो नहीं आया ना। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं तो समझ मतलब पढ़ा तो उसको समझना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। शायद मेरे में मतलब कुछ मतलब कमी रही हो कि मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर अच्छे से मैं आपको समझा दूँ, लेकिन आपको रिप्लाई करना ही है, हर को रिप्लाई करना है ना, हर को रिप्लाई करना। ठीक है, तो अभी किसका किसका आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 का है, मतलब फिर भी 5 6 लोगों का अगर आया, पहले आ दिया है क्या? ठीक है, मैक्सिमम तो आ रहा है, लेकिन हर बच्चा रिप्लाई करना चाहिए, हर बच्चा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने तो प्लीज वो भी रिप्लाई करो, वो भी रिप्लाई करो। सो क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। yes, sir. Yes, sir. या या ओके, तो इतना एनसीईआरटी बोलती है, इतना इतना एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, इस पे आते हैं बाद में, हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं अभी ईआर को। देखा हम लोगों ने, तो एसआर का फंक्शन क्या है, और मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, देखो फंक्शन प्रोटीन सिग्रेशन देखा, तो दो सेल्स विच आर एक्टिव इन प्रोटीन, जिन सेल को ज्यादा प्रोटीन चाहिए ना उसके अंदर आरईआर भर भर के है, लेकिन जिनके पास जिनको ज्यादा प्रोटीन नहीं तैयार नहीं करना है, प्रोटीन ज्यादा बनाना नहीं है, तो उनको तो नहीं चाहिए ज्यादा ईआर, तो कम चाहिए, उसको ज्यादा आरईआर कम चाहिए उनको। जैसे कि न्यूरॉन है हमारा, न्यूरॉन नर्व सेल, ये हो गया आपका नर्व सेल, हो गया क्या? नर्वस सिस्टम हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, किसी का हुआ होगा नहीं Yes, होगा sir. होगा, उसमें मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, आई एक्सप्लेन दैट। तो बोलिए कि
देखिए कि नर्व सेल है ना, उसमें निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं ना, पता है ना आपको निजल्स ग्रैन्यूल्स? Yes, sir. sir. हाँ, वो बनते हैं किससे? वो बने होते हैं आरईआर से। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरईआर। निजल्स ग्रैन्यूल्स आर आफ्टर ऑल दे आर मेड अप ऑफ R-E-R. आरईआर। आरईआर, क्योंकि दिस सेल्स आर हाईली इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। और जो एसईआर है ना, एसईआर वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। लीवर के अंदर होते हैं ज्यादा। लीवर के अंदर होते हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि हमारा लीवर ऐसा है कि जिस कोई भी ऑर्गन को कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है उनसे, तो वो लीवर के पास आता है। तो लीवर इज द मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन। जिसको बाकी किसी ऑर्गन को मेटाबॉलिज्म का कोई इश्यू है, तो लीवर को कोई इश्यू नहीं, लीवर करता है। तो लीवर टॉक्सिक का लेस टॉक्सिक करता है, तो उसमें उसको एसईआर चाहिए, स्मूथ चाहिए। और इधर मैंने लिखा है स्टीरॉयड हार्मोन, मतलब हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है या वुमेन में जो ये होता है एस्ट्रोजन वगैरह, ये हार्मोन ना, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, उसका कॉर्टेक्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक में आपको पढ़ा लूंगा, जरूरत नहीं है अभी। और गोनाड, गोनाड मतलब टेस्टिस या ओवरीज, उसमें हार्मोन बनते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। फीमेल में, मेल में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। तो सब स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन मतलब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो ये सब हार्मोन जो है ना, वो एससीआर की वजह से बनते हैं। उस सेल में एससीआर होता है। लेकिन क्लियर है इतना सबको एससीआर का फंक्शन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड। आरईआर का मैंने एग्जांपल दिया। हमारा मसल जो है ना, तो मसल के अंदर जो आरईआर होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? Sarcoplasm. आरईआर नहीं, एंडोप्लाज्मिक। Sarcoplasmic. हाँ, ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये तो इतना नहीं चाहिए, लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो कि डीएनए कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और डीएनए का होता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है दो जगह पे। एक तो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री राइबोसोम है, दूसरे राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच राइबोसोम। तो कोई कोई एमआरएनए का ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस फ्री राइबोसोम करते हैं, और कोई कोई एमआरएनए का ट्रांसलेशन जो करते हैं वो आरईआर वाले राइबोसोम करते हैं। ठीक है, आरईआर वाले राइबोसोम करते हैं। जैसे ही आरईआर वाले राइबोसोम ने प्रोटीन को तैयार किया, तो प्रोटीन का बना पॉलीपेप्टाइड बना पहले, पॉलीपेप्टाइड बाद में फोल्ड हो गया, और फोल्डिंग की वजह से उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना। ये आपको हो गया क्या बायोमोलिक्यूल? Yes, sir. No, sir. Yes, No, sir. sir. Yes, sir. बायोमोलिक्यूल लगी अगर नहीं हुआ तो आप No, sir. ये छोड़ दो, इतना जरूरी नहीं है अभी के लिए। लेकिन आप एक देख लो कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना, वो ये राइबोसोम करते हैं। और वो प्रोटीन का पहले होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब पॉलीपेप्टाइड। बाद में उसका फोल्डिंग होता है, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी। ओके। और वो जो सब फोल्डिंग फोल्डिंग रहता है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो जाता है प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। लेकिन इसका अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको लिखा, इट इज अ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन थोड़ा जानना जरूरी होता है कभी कभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, जब बायोमोलिक्यूल वगैरह होगा ना तो फिर से मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर अभी मैं डिटेल में बायोमोलिक्यूल में नहीं जा सकता, किसी का हुआ है नहीं, किसी का नहीं हुआ है। तो इतना ध्यान दो आप कि आरईआर वाले राइबोसोम कुछ प्रोटीन बनाते हैं, और फ्री वाले राइबोसोम कुछ प्रोटीन बनाते हैं। और आरईआर वाले राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन जाता है मतलब पॉलीपेप्टाइड जाता है उसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है, और उसका उधर मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन हो जाता है, प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो जाता है। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो ये तो हम लोगों ने देखा। ओके, ये तो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसकी वजह से वो कहाँ पे होता है?
वो न्यूक्लियस के पास होता है। ओके, और ये आर्या मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म वो दो चीज में बट गया है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना, उसको बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस या ल्यूमेन, ल्यूमेन या ल्यूमिनल स्पेस, इंट्राल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमेन बोलते हैं उसको। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैविटी होती है ना, ईआर के अंदर की कैविटी, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन मतलब कैविटी, या फिर उसको बोलते हैं इंट्रा ल्यूमेन, या बोलते हैं उसको इंट्रा मतलब इनसाइड ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस। और जो बाहर का साइटोप्लाज्म है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस। तो साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंट्राल्यूमिनल जो अंदर हो गया ईआर के अंदर ल्यूमेन, और उसके बाहर का साइटोप्लाज्म हो गया, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल। और जो आरईआर है ना, तो कभी कभी आरईआर इतना लंबा जाता है, तो कभी कभी वो सेल को भी फ्यूज करता है, सेल के मेम्ब्रेन को भी फ्यूज करता है, इतना लंबा जाता है वो आरईआर। It is fused on one side, it is fused to nucleus, and on other side it is fused to plasma membrane. तो कभी कभी आरईआर बहुत बड़ा हो जाता है, रहता है सेल के अंदर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस यस। एक 2-3 मिनट में मैं फिनिश करता हूँ ये। ठीक है, और जो आरईआर के पास जो राइबोसोम है ना, वो एटीएस वाले होते हैं, एटीएस। ठीक है, मतलब वो बनते हैं किससे, दो चीज से, 50s प्लस 30s से बने होते हैं, सॉरी 60s प्लस 40s से बने होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, ये बनते हैं 2 सब यूनिट से। ये होता है एक बड़ा वाला 60s और छोटा वाला होता है 40s, लेकिन बढ़ने जुड़ने के बाद वो कंप्लीट 80s बनते हैं, 100s नहीं बनते। हम लोगों ने देखा है ये देखा है ना आपने, राइबोसोम का क्लियर है ना? Yes, sir. अगर नहीं क्लियर तो बोल दो, मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको समझा दूंगा, या अभी मैसेज कर दो। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में देखेंगे। अगर इसका बायोमोलिक्यूल हो गया तो उसको समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो बाद में दे दूंगा मैं। हाँ, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्गी बॉडी। क्या देखते हैं? गोल्गी बॉडी। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और लाइसोसोम, सॉरी ये हो गया, तो क्या हो गया हमारा, वैक्यूल तो हो गया। तो इतना सबको क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है तो सब Yes, सब कर लो, Yes, बाकी काम sir. सब कल देखेंगे। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, बाकी काम सब कल देखेंगे। कुछ हमें टेंशन नहीं है, बस हमारा सिलेबस बिल्कुल सही जा रहा है, कोई लैगिंग नहीं हो रहा है, टाइम पे हो रहा है सब हमारा। ठीक है, ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ कोई कोई रिप्लाई कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा। मैं उनके पेरेंट तक कांटेक्ट करूंगा, अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ खाली फोकट बैठे लेक्चर में रिप्लाई नहीं करे, तो ऐसे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर कोई बच्चे से बैठता है ना लेक्चर में और पढ़ता भी नहीं है, रिप्लाई भी नहीं देता, तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। कोई मतलब, ठीक है, आपको क्लियर है? आज तक जो मैंने पढ़ा है अभी तक, आज तो मतलब एक लेक्चर में आधा घंटे में पिछले, तो अगर आपको क्लियर है तो प्लीज हैंड मतलब थम्स अप कर लीजिए। क्लियर नहीं है तो मतलब बोल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, क्योंकि मेरा एक मानना है कि हर किसी को समझ में आना चाहिए, सबसे लास्ट बच्चे तक समझ में आना चाहिए, तो ही मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ यूज है, नहीं तो यूज नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या बोला आपको, असाइनमेंट का हर क्वेश्चन में मतलब जैसे जैसे डालता जाऊंगा, वैसे वैसे आप एज अर्ली एज पॉसिबल उसको आंसर की मतलब जो मुझे भेज देना आंसर। ठीक है, उसके बाद मैं उसको आंसर की दूंगा, और जब मैं उसको आंसर की दूंगा तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, और आपका स्कोर मुझे आप डाल दो, मैं उसको बाद में वेरीफाई करूंगा। लेकिन आपको ही अगर अभी कौन सा सही है कौन सा गलत है
उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो जो भी सपोज आपके मतलब आपको पता है ना कैसे मार्क देते हैं, मार्किंग सिस्टम पता है कि नहीं Yes, sir. नीट का? Yes, sir. पता है सर. Yes, sir. Yes, sir. किसको पता नहीं तो मुझे मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं उसको बोल दूंगा। Yes, तो sir. आपको, हाँ आपको ही चेक करने हैं वो, और मुझे मतलब मुझे भेज देना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया पे आप गलत हो रहे हैं, ठीक है। उसके आगे का क्या करना है और क्या क्या मतलब मेरे मेरी मेरे तरीका क्या क्या रहेगा, क्या क्या प्लान रहेंगे, वो मतलब मैं अगले अगले कुछ लेक्चर में क्लियर करता जाऊंगा, और मतलब क्या क्या कैसे कैसे पढ़ लेना है, ठीक है। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes. यस यस, Sir. ओके ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है सर, नीट में कितना नंबर वाला? बेटा पास ऐसा नहीं है कुछ, नीट 720 का होता है ना, तो उसमें एलिजिबल के लिए आपको लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि एलिजिबल के लिए 170 117 में एलिजिबल हुआ, मतलब एलिजिबल अलग है और क्वालिफाई अलग है आपके स्टेट के अनुसार। अगर सपोज हमारे महाराष्ट्र स्टेट में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज को एमबीबीएस चाहिए, एडमिशन एमबीबीएस, तो 600 प्लस तो मार्क्स चाहिए। आपके हिमाचल में थोड़ा सा अलग होता होगा, लेकिन आपको 580 प्लस के ऊपर जाना है अगर ओपन कैटेगरी से हो तो आप एमबीबीएस के लिए, ठीक है। तो मैं आप मेरे को ये कर लेना व्हाट्सअप या फोन कर लेना कल, तो हम लोग पूरी बात कर लेंगे इस पे, ठीक है। वरुण, वरुण बेटा, ओके ओके ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन है? या गुड नाइट, गुड नाइट। ये तो they can leave the meeting. Thank you for joining, thanks for joining, and please ask and be in constantly be in touch with me, हाँ। मुझे आप, हम लोग जुड़े रहेंगे हर 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 टाइम में से रिगार्डिंग आवर डाउट्स एंड ऑल, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड Good नाइट, night, sir. यस यस यस, Sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Sir. अभी कितने बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स में भी इतने बच्चे आते हैं क्या? 40 तक बच्चे आते हैं क्या? Yes, sir. ओके, तो मतलब ऐसा नहीं ना कि बायो का लेक्चर इतना अच्छा नहीं हो रहा है इसलिए कम हो रहे हैं बच्चे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना? No, sir. Yes, sir. हेलो, No, sir. ऐसा नहीं है. हाँ हाँ ठीक। कोई बच्चे ने मुझे मैसेज भी किए थे, बहुत सारे बच्चे ने, कि एग्जाम चल रहा है तो सर अभी पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपको सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप तब भी जुड़े हुए हैं, किसी का एग्जाम है तो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। थैंक यू, सर गुड खत्म नाइट। हो गई, यस अनमोल बोलो। खत्म हो गए एग्जाम। हाँ, कोई कोई की खत्म हो गए, कोई कोई की अभी शुरू भी होने बाकी है। यस सर। सर जो या आप बोल रहे हो असाइनमेंट उनको मतलब जो आप देते हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उसके हमने आंसर करके आपको भेजने हैं हाँ आपके वो, पर्सनल नंबर पर. हाँ वही वही मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हो। मतलब हमने वैसे फर्स्ट का बी करके या फिर पूरा सॉल्व करके बताना है आपको. मतलब जैसे जैसे मैं भेजता हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व करके मतलब सेंड करते रहे, वो आपके लिए भी सही है ना। हर रोज मतलब हर रोज तो मैं नहीं भेजता, बीट वाइज, मतलब सपोज अभी यूकैरियोटिक सेल खत्म होगा ना, तो उसपे ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादा बड़ा बीट है, लेकिन प्रोकैरियोट पे कम क्वेश्चन है क्योंकि छोटा बीट था, छोटा छोटा मतलब ये था टॉपिक था। यूकैरियोट तो बड़ा टॉपिक है ना, तो उस पर थोड़ा ज्यादा बनेंगे, तो उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन मैं अभी सेंड करके रखूंगा कल आपको यूकैरियोट के मैंने क्वेश्चन सेंड किए क्या आपको? एंड किए हेलो, सर आपने. हाँ किए सर आपने आई थिंक. ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप बिट वाइज मुझे मुझे सेंड कीजिए, ओके सर. बिट वाइज। नहीं तो सपोज आप रोज जितना भी क्वेश्चन करते हो ना, सपोज प्रो कैरियोट का मैंने 1 to 20, उसमें से आपका 10 हो गया सपोज, जितना भी हो रहा है आपका, तो उतना आप भेज दो, कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर डालो उतना तो उतना तरह सा। असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, बाद में सपोज 16 से आगे तो वो सब बस देख सकते हैं, रोज का रोज तो भी चलेगा, अच्छा होगा। लेकिन आपको टच में रहना है, मेरे टच में रहना है, कॉन्स्टेंटली टच में रहना है। और जैसे 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 आपको मतलब हो जाएगा ना, उससे उससे उसका आपका आंसर आने के बाद ही मैं आपको आंसर की दूंगा, पहले नहीं दूंगा, किसी को नहीं पहले दूंगा, ग्रुप पे नहीं डालूंगा मैं। और उसको ही सिर्फ मैं व्हाट्सअप करूंगा जिसका मेरे पास आंसर की मतलब आंसर आ गया,
उसको ही मैं आंसर की भेज दूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। और भी हम जो भी प्लान है आगे आगे जाके मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन फिलहाल तो इतना तो आपको सफिशिएंट है। और कोई आपको अलग और क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक बेस्ट बुक नहीं है। जो मैं देता हूँ अलग अलग बुक से आपके लिए बेस्ट है। फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो, कोई खरीद सकते हो, नो इश्यू। ठीक है। और एनसीईआरटी प्लस मेरे नोट्स इतना करो। रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको कोई पॉइंट और समझ में नहीं आ रहा है तो उसको और एक्सप्लेन कर लूंगा, या फिर आप भी मॉडर्न जैसे कोई बुक से पढ़ सकते हो कोई भी, लेकिन आपको एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपके नजर के सामने ये एनसीईआरटी का वही बुक का पेज आना चाहिए ही चाहिए, तो ही आप आगे जाके नीट में बायो में 330-340 मार्क्स पा सकते हैं। इतना टाइम वो रिवाइज होना चाहिए। तो अलग अलग बुक रिवाइज किया ना तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम पॉइंट अलग अलग बुक में किया तो कंफ्यूज होते हैं। डन, इतना सबको क्लियर? गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बी इन टच प्लीज। ओके, मिलते हैं कल। ओके सर। Yes, sir. बाय, गुड नाइट।